आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, पीवाईक्यूज ऑफ ईएमआई। ठीक है, जो टॉपिक्स रह गए हैं उन्हें अगली क्लास में करेंगे, वरना हमारा इकट्ठा होता रहेगा और क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट रह जाएगा। कहाँ जा रहा है क्या? इसमें क्या है, हमारे पास ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट के पीवाईक्यू हैं, तो हमें ईएमआई वाले ढूंढने पड़ेंगे, है ना। तो देखते हैं। रोटेटेड वाला तो अभी हमने करा ही नहीं है। सेकंड करो।
मैम 60 आ रहा है। 60 क्या आ रहा है? माइक में सुना। स्वाम हाँ, क्या देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है जिसमें 100 टर्न्स इज रैप्ड अराउंड ए सिलेंड्रिकल कोर, वुडन सिलेंड्रिकल कोर, है ना, कि मान लो एक वुडन की कोई सिलेंड्रिकल, ये कोई वुड है और इस पे तुमने कॉपर वायर के ऐसे करके 100 टर्न्स वो रैप कर दिए। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। टू एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। इस वायर के जो दो एंड है, जो भी फ्री एंड्स होंगे, उनको रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया गया। टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारा 12 ओम है, ठीक है टोटल। सीरीज में तो यानी 6 का इंच हो गया। इफ एन एक्सटर्नली अप्लाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाइड एक्सटर्नल द कोर अलोंग विद एक्सिस चेंज, ठीक है, एक्सटर्नल अप्लाइड जो फील्ड है उसको तुमने चेंज किया, यानी 1.5 टेस्ला से चेंज करके कितना कर दिया, इन वन डायरेक्शन टू 1.5 टेस्ला इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऐसे चेंज हो रही है। एक बार अगर इतना आउटसाइड दिया तो एक बार इतना अपने इनसाइड किया, है ना, तो मतलब डायरेक्शन को चेंज कर दिया पूरा का पूरा। तो क्या कह रहा है, तो बताओ कि द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ करंट इन द सर्किट कितना होगा। चार्ज फ्लो क्या होता है, बेसिक से चलते हैं। क्यू क्या होता है, देखो चार्ज कैसे निकाल सकते हैं हम, IT, कि कितना करंट फ्लो करेगा और कितने समय में करेगा, है ना, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब अगर मुझे EMF पता हो, मतलब DT लगाओ, यहाँ पे DT है ना, कितने समय में तुम्हें आई करंट मिल रहा है। आई क्या होगा, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो तुम खुद देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रहा है, बेशक मैग्नीट्यूड ना चेंज हो रहा हो, पर क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सिंपल सी बात है EMF होगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, भले ही मैग्नीट्यूड चेंज ना हुआ हो। तो मतलब ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस्ड EMF, राइट। तो EMF निकालेंगे हम लोग। EMF हमें पता है क्या होता है, d∅dt। दैट मीन्स EMF के लिए चाहिए अब आपको फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे निकालें, फ्लक्स के लिए आपको पता है ये एक तरीके का सोलेनॉइड की तरह वर्क करेगा। उसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है हमारे पास, सॉरी BA, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर 100 है तो उसके लिए आप N लगा दो, NBA। तो एरिया भी गिवन है, N भी गिवन है। अब बात आई मैग्नेटिक फील्ड d∅dt। जब यहाँ रखोगे, N को बाहर ले लिया, A को बाहर ले लिया EMF के लिए, अब बात आई कि dA/dt करेंगे, सॉरी dB/dt। तो देखो एक बोला है कि हर एक साइकिल में जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितने से चेंज हुई, पहले मान लो +1.5T थी, फिर ये दूसरी साइकिल में -1.5T हो गई। तो कितनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, मतलब कितने टाइम चेंज हुई है। पहले तो 1.5 से आप 0 आए होंगे, फिर 0 से -1.5T गए होंगे, तो ये कितना टाइम हो गया चेंज मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, 2 टाइम्स हो गया। तो ये dB/dt को मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, EMF मेरा आया -NA/2B, ठीक है। तो ये EMF रहा, ये तुम्हारा R की वैल्यू रही, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। नंबर ऑफ टर्न 100, 3 किस में आना चाहिए, 3 कैसे आएगा, 2 टाइम्स आएगा ना, कि मतलब आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो अलोंग इट्स एक्सिस, या तो 1.5T और फिर दोबारा से 1.5T इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये कितना हो गया आपका, 2 टाइम्स ऑफ B हो जाएगा, 3 टाइम्स नहीं होगा। तो आपके पास N की वैल्यू 100, एरिया है सेंटीमीटर में, तो मीटर में कर लो, 24 इंटू 10⁻², 4 और मल्टीप्लाई 2, मैग्नेटिक फील्ड आपकी 1.5, माइनस साइन बाहर, रेजिस्टेंस बताओ, रेजिस्टेंस कितना लेंगे, 12 या 6, टोटल रेजिस्टेंस 12। तो ये 12 दूनी 24 और 12
24 टू टू जा 4 और 1.5 इंटू 4 इंटू 100। तो ये एक 10 से तो एक 10 गया, 15 4 जा 60 यस मैम। और एक 60 100। तो ये मेरे पास 100। अच्छा -4 भी तो है, 10⁻⁻⁴। तो 10⁻⁻⁴ कितना हो गया? 0.06 गुलाम। माइक्रो गुलाम में हो जाएगा 60 माइक्रो गुलाम। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये एलआर सर्किट है, अभी किया नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ करिए, क्वेश्चन नंबर 4। एनर्जी की देखो, लूप इसमें क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ द लूप इज एक्सपेंडिंग। दैट मीन्स यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज होगा वो एरिया के चेंज होने की वजह से होगा। एरिया बाय डी ए बाय डी टी। तो डी ए बाय डी टी किस रेट से चेंज हो रहा है? 1 mm। तो ये इसको बस यही यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बाकी कितना? कृष बताओ। बस मैम कर रहा हूँ, हो गया। चलो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। 50। 50 आ रहा है? 50 आ रहा है। ठीक।
देख लेते हैं। ईएमएफ हमारे पास d∅dt, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म दी हुई है, तो b को बाहर ले लो, यू हैव ओनली da/dt, है ना। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है 0.4 विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। मतलब अगर ये सर्कुलर लूप ऐसे है तो ये सर्कुलर लूप प्लेस रखी करी गई है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिस विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब ऐसे प्लेन में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। यानी इस तरीके से या तो डॉट ले लो या फिर ऐसे क्रॉस ले लो। 0.4 da/dt कितना है, समाओ द रेडियस, पाई बाहर ले लो, तो ये d r स्क्वायर है ना by dt. Somehow the radius of the loop start expanding at a constant rate of 1 millimeter per second. The magnitude of the induced EMF in the loop at an instant when the radius of the loop is 2r. Very good. तो बस इसको डिफरेंशिएट कर दो, 0.4 पाई 2 dr/dt, तो 0.4 पाई 2, अच्छा एक r भी तो होएगा, 2r है ना, r की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो 0.2। अब dr/dt देखो ये क्या दिया हुआ है, तो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 1 मिलीमीटर को हमें किसमें चेंज करना है, मीटर में, तो क्या कर दूं 10⁻³ बस यही करना था। Yes, 2 ma'am. सेंटीमीटर, क्या आ रहा है? हाँ तो बोलो। हो गया मैम। तो 0.4 इंटू 0.4, ये इंटू हो गया, पाई इंटू 10⁻³ 0.16 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³। तो इसको एक बार मैं कैलकुलेटर से कर लेती हूँ, बहुत लंबा पड़ जाएगा वरना। इंटू 3.14, ये 0.5024 आ रहा है, ऊपर से 10⁻³ भी है। माइक्रो में है ना, फिर ठीक है, माइक्रो में पूछा गया है, ठीक है। तो मेरे पास मेरा ऑप्शन आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻³, ठीक है। माइक्रो है ये, माइक्रो यानी 10⁻6 तक कर सकते हैं। अगर ये मैं पूरा लिखूं तो आ रहा है 0.502 इंटू 10⁻3। अब ये कितना हो गया, 1 2 3 और 3 6, 0.02 पूरा ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो गया, अगर ये 50.24 करूं 10⁻⁻1 2 -5, जीरो 0.2 लिया है, 0.02 है। हाँ ये 0.02 तो है, तो 0.2 इंटू 2, तो ये 0.4, ये 0.4, ये पाई इंटू 10⁻3, तो 0 ये हो गया तुम्हारा 10⁻3, ठीक है। कहीं पे एक पॉइंट की मिस्टेक आ रही है, इसके अकॉर्डिंग तो ये मेरा 50 10⁻, मैम 2 इंटू 10 की मैम 2 इंटू 10 की पावर -2 होगा ना। अरे तो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर, अच्छा ये सेंटीमीटर को, Yes, हाँ भाई ma'am. ये ठीक है, तो इसको -4 कर देते हैं, आ गया, ये -4 कर देते हैं, चलो ठीक है, ये ध्यान देगा, वेरी गुड। ये तुम्हारा 6 हो गया, ठीक है। तो आप लोग 50 माइक्रो, डन।
चलिए फिफ्थ करिए। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितनी होती है? 1/2 Li2। क्या है शायद इंडक्टर में? सवाल क्या कह रहा है? एक इंडक्टेंस है जिसका 2 हेनरी है और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, दोनों को इसके अक्रॉस लगा दिया। द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट हैज बिल्ट अप टू द इक्विलिब्रियम वैल्यू। देखो जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा, इक्विलिब्रियम वैल्यू पे, तो देखो सिर्फ रेजिस्टर में तुम्हारे पास सर्किट में क्या रह जाएगा? ये आर है और ये तुम्हारे पास इंडक्टर है। तो विच वैल्यू यू विल हैव आफ्टर सम टाइम टी? कल लास्ट में जाते जाते कराया था ये। हम आंसर 625 आ रहा है। मैम आंसर 625 आ रहा है। रुको रुको चेक कर मेरे। हाँ करेक्ट, 625 जूल है ना? यस मैम। वेरी गुड। हाँ तो देखो मैंने क्या बताया था, जब आपके पास सर्किट में, देखो ये ऐसे है, आपके सर्किट में इंडक्टर भी है और रेजिस्टेंस भी है, और इन दोनों को मैंने एक वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, एक किसी वोल्ट मीटर से। कितना पोटेंशियल है? 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट। ये 2 हेनरी है और ये कितना है रेजिस्टेंस? 4 ओम। अब देखो कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो इसके अक्रॉस जो करंट है अक्रॉस इंडक्टर, ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। जितना करंट पूरे सर्किट में जाएगा उतना ही इसके पास से जाना स्टार्ट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, जब टाइम तुम्हारा इंफिनिट पहुंच जाए और जब करंट पूरा सर्किट में हो जाए, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ? रिमूव कर दो, मेरे किसी काम का ही नहीं है। तो इस जब ये सर्किट स्टेबल हो जाएगा, करंट स्टेबल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V/R, जिस 10/4। तो कितना हो गया? 2.5 एम्पियर तो तुम्हारा करंट हो गया। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है ½ Li²। तो बस यही लगाना था। 1/2 इंडक्टर तुम्हारे पास 2 हेनरी है, आई आप निकाल चुके 2.5 इंटू 2.5। 2.5 ये 2 से 2 कट गया, 2.5 इंटू 2.5 6.25, और ये इंटू 10⁻⁻2 यहाँ पे लगा हुआ है। तो आंसर तुम्हारा आएगा 6.25। देखो बेसिक तुम्हारे उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हैं जो कल बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे, है ना, कि एक टाइम पे जब टी ज्यादा हो जाए तो आप रिमूव कर दो इंडक्टर को, क्योंकि इंडक्टर का काम क्या था? करंट को रोकना, अपोज करना। तो चलो अभी छठा सवाल करूं, 6th क्वेश्चन। A magnetic field crossing normally a square metallic plate, मतलब एक मेटलिक प्लेट है आपके पास इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड इसको नॉर्मली क्रॉस कर रही है, क्रॉसिंग नॉर्मली, ठीक है, ऐसे नॉर्मली मान लो क्रॉस कर रही है,
और चेंज कर रही है टाइम के साथ। M2 क्या है? अच्छा एरिया 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इज चेंजिंग विद टाइम एज शोन इन द फिगर। अच्छा फिगर भी है। तुम्हें निकालना है मैग्नेटिक इंड्यूस ड्यूरिंग 2 से 4 सेकंड के बीच में। तो ये रहा, ये 2 से 4 सेकंड के बीच ईएमएफ निकालनी है। तो ए बाहर डीबी बाई डी। तो देखो इन 2 सेकंड के बीच मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हुआ, 4 से 8 ना, ये रहा 4 से 8 चेंज हो गया। ये फालतू के लिए बनाना दे दिया ये तो एरिया गिवन है 4, डीबी बाई डी टी कितना हो गया 4। देखो 8 - 4 होगा तो +4। कितने सेकंड में चेंज हुआ है ये, 2 सेकंड में। तो ये 2 सेकंड में, और तो कुछ नहीं है। एरिया गिवन है ना ये पूरा, आई थिंक ठीक है। 2 ऑप्शन क्या है, मिली वोल्ट। अच्छा ये मिली टेस्ला में गिवन है, ठीक है। तो हमारा 8 मिली वोल्ट आ रहा है। यही आ रहा है क्या, 8 मिली वोल्ट। यस मैम। तो बस इसमें तुम्हें ग्राफ रीड करना था। 2 से 4 सेकंड के बीच में, ये देखो 2 से 4 के बीच में तुमने, अच्छा 1 सेकंड 2 से 4 सेकंड, हाँ ठीक है। तो दो ये रहा और 4 ये रहा। 2 सेकंड पे कितना था, 4 मिली टेस्ला। 4 पे है 8 मिली टेस्ला। तो ऐसे तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ इजी क्वेश्चन। चलो 7th करो। अच्छा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे है, 1 सेकंड। स्टेशन वाला नहीं हो, 1 मिनट तो पढ़ने दो। नहीं करो, वो रोटेशन वाला नहीं। ऑल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई और मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर द वेरी इजी चैप्टर। ये इनसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से उठ के आते हैं। लेकिन मैकेनिक्स में होगा कॉन्सेप्ट आता रहेगा, फिर भी कई बार क्वेश्चन नहीं बन पाता है। यहाँ से कॉन्सेप्ट आए, कॉन्सेप्ट आता है तो 101% क्वेश्चन बनेगा। ये फायदा है तुम्हारा इसका, इन चैप्टर्स का। अच्छा इसमें एसी करंट का कोई यूज नहीं है।
इसमें कुछ कुछ ना साइनोसोडियल से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पर तुम्हारे में अल्टरनेटिंग करंट का कुछ यूज होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। बिना एसी के हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। कि हमारे पास एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड इतना है, इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड के अंदर रख देते हैं, दैट हैज 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ठीक है, एंड कैरीज अ साइनसॉइडल वेराइंग करंट ऑफ एम्पलीट्यूड 2.5 एम्पियर। तो मतलब एसी करंट की बात हो रही है और जिसका हमारे पास एम्पलीट्यूड 2.5 एम्पियर दिया हुआ है, और एसी करंट में उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा है ना, वो दी हुई है 700 रेडियन पर सेकेंड। अब क्या निकालना है, द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द लूप एंड द सोलिनॉइड कोइंसाइड। मतलब जो ये तुम्हारी लूप है जिसको हमने सोलिनॉइड के अंदर रखा है, ये कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो निकालना द एम्पलीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। तो क्या लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगी? देखो सोलिनॉइड में ऑटोमेटिकली होती है ना, सोलिनॉइड में ऑटोमेटिकली ईएमएफ इंड्यूस हुई थी, हमने देखा था सेल्फ इंडक्टेंस जब पढ़ा था कि करंट के चेंज होने पे सोलिनॉइड में ईएमएफ आया था। तो खुद देखो कि जब सोलिनॉइड में ईएमएफ चेंज होगी तो डेफिनेटली तुम्हारे स्क्वायर लूप में भी होगा ईएमएफ इंड्यूस, है ना। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास वही है क्या, डी बाई डी टी और बी ए। और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट एन आई डी बाई डी टी, म्यू नॉट एन आई ए। म्यू नॉट एन आई हमने सोलिनॉइड का लिखा है, म्यू नॉट एन आई ए। तो देखो वेराइंग करंट है, सिंपल सी बात है, दैट मीन्स करंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और उसी से फ्लक्स चेंज होगा, राइट। वेराइंग करंट है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, म्यू नॉट और एन और एरिया को कॉमन ले लेते, बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट, एंड यहाँ पे डी आई बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है। इतना तो तुम लोगों ने कर लिया होगा। अब आई की साइनसोडियल जो इक्वेशन होती है वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है 2.5, तो आई नॉट माइनस यू नॉट एन ए, देखो आई नॉट बाहर ले लिया, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, रुकना भी, ठीक है, साइन ओमेगा टी। तो इसको डेरिवेटिव करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखते हैं, म्यू नॉट एन ए आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब आई नॉट कॉस ओमेगा टी तुम्हारा हो गया आई, और म्यू नॉट एन ए है तुम्हारे पास, ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है, तो ये कर सकते हो। बट ये है कि इसमें अगर थोड़ा सा तुमने वो पढ़ा हुआ होता ना एसी करंट, तो थोड़ा इजीली हो जाता है ये क्वेश्चन। प्रोसेस वही है, बस इसमें आई की वैल्यू एसी से ली हुई है, और एसी में हम आई की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये तो डी आई बाई डी टी करोगे तो यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी पूरा का पूरा लिखोगे। आई नॉट होती है मैक्सिमम वैल्यू विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो तुमने आई नॉट बाहर ले लिया, तो सिर्फ डिफरेंशिएशन हुआ है डी साइन ओमेगा टी का, है ना। तो बस ये था कॉस, देखो आई नॉट कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, अच्छा आई नॉट कॉस ओमेगा टी नहीं बनेगा, तो कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में चेंज कर सकते हैं, पाई बाई 2 का कुछ भी लेके, तब तुम्हारी ये वैल्यू आ जाएगी एक्स। तो ये इसमें थोड़ा सा बस ये सोचना था। तो देखो हमारे पास ये वैल्यू आ गई कॉस ओमेगा टी, और
मैक्सिमम के लिए मान लेते हैं कि cos ओमेगा टी की वैल्यू 1 है, तो बस म्यू नॉट एन ए आई नॉट ओमेगा, सारी वैल्यूज गिवन है, पुट कर दोगे तो इजीली तुम्हें ईएमएफ मिल जाएगा। बोलो ये थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? 7th क्वेश्चन यस मैम आ गया। कुछ नहीं करा, बस आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी रख दिया, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, साइन ओमेगा टी की जगह कॉस ओमेगा टी बन गया। अब आई की कॉस ओमेगा टी का क्या करें, तो देखो कॉस ओमेगा टी के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। मान लेंगे कि इसका वैन कॉस, क्योंकि हमें देखो करंट कौन सा दिया हुआ है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, जब इस साइन ओमेगा टी की वैल्यू और कॉस ओमेगा टी मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। तो हमने मान लिया दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ से सिर्फ म्यू नॉट एन आई ओमेगा बचेगा, cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 मान, ठीक है। और हो गया तुम्हारा, बस इतना ही था इसमें। अब करो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 तो कर सकते हो, उसका है क्वेश्चन नंबर 8 करो। मूविंग कंडक्टर का है, इंडक्शन ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मोशन, उसका क्वेश्चन है, करो। क्या है, एक देखो मैं समझाती हूँ, एक रॉड है तुम्हारे पास, ये एक्स वाई, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन द फिगर। द प्लेट ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, डेंसिटी ये है 0.5। इफ द रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस भी गिवन है। द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन डायरेक्शन एज इंडिकेटेड विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कह रहा है देखो, 4 मीटर पर सेकेंड को इसको मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए वो तुम्हें बताना है। द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन द डायरेक्शन विद द कांस्टेंट स्पीड, ध्यान रखो कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए तुम्हें ये एक फोर्स चाहिए, उसकी वैल्यू बतानी है। तो एक चीज देखो, इस पे एक बार पहले तो एफएम की वैल्यू निकालो कि एफएम की वो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा इस वायर पे, तो इस वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या है, जरा एक बार चेक करो। मोशन इधर है, वेलोसिटी ये, अच्छा चार्ज पार्टिकल्स की हो गई, ये तो लेंथ ये थी ना इसकी, लेंथ ये और ये ILB से है ना, मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं, ILB से। तो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, तो FM यहाँ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इस पे इधर लगेगा चार्ज पार्टिकल पे। तो यानी जिस फोर्स से इसको खींच के ले जाया जा रहा है वो फोर्स कहाँ लग रही है बच्चों, यहाँ पे। मैं इसको मान लू F अप्लाइड। एक बात बताओ, अगर कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड कब होती है, या जब तुम्हारा फोर्स इक्विलिब्रियम में हो, है ना। अगर मान लो जरा सा भी कोई सा एक फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो एक्सीलरेट नहीं कर जाएगा ये तुम्हारा कंडक्टर, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बोलो भाई, ये बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे ना एनएलएम में मैंने तुम्हें, कि एक्सीलरेशन जीरो कब होगी, जब तुम्हारी नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स इसमें देखो इक्वल एंड अपोजिट है, दैट मींस एफ अप्लाइड पूछा है, अगर तुम एफएम निकाल लेते हो तो यू विल गेट एफ एक्सटर्नल, है ना। और एफ एक्सटर्नल से तुम मतलब वही तुम्हारी कांस्टेंट स्पीड है, तो एफएम निकाल लो, वहां से वेलोसिटी निकालने का तरकीब सोचो कि कैसे निकाल सकते हो। यू कैन इजीली कैलकुलेट एफएम ILB फोर्स से MA, देखो MA इक्वल्स टू ये वैल्यू निकालो क्या आएगी, ILB जो भी है, आई की जगह हम EMF रखते हैं ना, EMF कितना आता था इस केस में, BLB आता था ना। और अगर आई यस निकालना मैम। है तो क्या हो जाएगा, IBLB अपॉन इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो MA, मैम 18 आ रहा है आंसर। हाँ आंसर अभी देखते हैं क्या आएगा, मुझे एक बार आई की वैल्यू रखते हैं हम B स्क्वायर L स्क्वायर बच्चों और V, है ना। देखो ये B आई की वैल्यू क्या रखी, BLV, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन रेजिस्टेंस। बोलो ठीक है इतना,
कुछ गलत तो नहीं किया। ई आई की वैल्यू बी एल बी रख दी तो बी और एल स्क्वायर हो गया और बी एज इट इज और ये रेजिस्टेंस, तो ये एम ए है। अब ए को क्या लिखोगे, डी ए बाई, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डीवी बाई डी टी, है ना। एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर, और ये बी को इधर ले आओ, डी टी को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा डीवी अपॉन बी, और ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर अब आर डी टी है। ये आ गई v की टर्म्स में, इंटीग्रेट करके देख लो, पर कांस्टेंट है स्पीड। करो जरा, कितना आ रहा है, आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 18, 18 वैल्यू आ रही है, 18 18 18 18। देखो अगर मैं यहाँ से ये एम ए को, अगर एफ एम की वैल्यू को क्या रखनी है यहाँ से, आई एल बी, अगर आई एल बी रखा ठीक है, आई की वैल्यू भी रख दी, वी वी स्केयर फोर्स भी आ गया, जब इसने फोर्स पूछा है ना तो यही फोर्स ही हो जाएगा, सीधा ये करना ही क्यों है, इसने वेलोसिटी थोड़ी पूछी है, इसने फोर्स ही तो पूछा है भाई, मैं ये क्या करूँ, तो यही वैल्यू आ जाएगी डी टी करूंगी, बी स्केयर एल स्केयर आर अपॉन बी, देखो फोर्स पूछा है ना तो यही मैग्नेटिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। ये मत, ये तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी सॉरी करने की, तो बी स्केयर एल स्केयर बी पाई आर रख दो, सीधा वैल्यू आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू जो भी है कितनी है, फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी गिवन है 0.15 टेस्ला, डेंसिटी यानी पर यूनिट एरिया का दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी नहीं है इसमें, दिया हुआ है लेंथ 1 मीटर, वेलोसिटी भी गिवन है, आर भी गिवन है और बी भी गिवन है, ठीक है। आ गया एफ एम, एफ एम आ गया तो एफ एक्सटर्नल आ गया 18 न्यूटन, देखना आ रहा है कि बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है बस, एफ एम एम में नहीं रखना तुम्हें, तो एफ एम इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल, जिसमें 18 आ गया। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखो किसमें गिवन है तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.15 टेस्ला, ठीक है डायरेक्ट रख सकते हो ऐसे, मतलब ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है, डायरेक्ट रख दो, पर यूनिट कुछ नहीं रखना, 0.15 इंटू 0.15 4/5, 0.15 15 15 225, तो 0
225 0.0225 इंटू 4/5। तो 1 2 3 4, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 225 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴/5। तो 5 चौके 20, 5 5 25 इंटू 4, 45 इंटू 4। क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा ना, तो सोल्व भी करना पड़ेगा एक कैलकुलेटर। 45 225 डिवाइडेड बाई 5, 45 इंटू 4, 180 आ गया है ना ये। तो ये तुम्हारा 180 इंटू 10⁻⁴, तो ये आ गया भाई 18 इंटू 10⁻³ आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे तो 18 वोल्ट 18 न्यूटन सही है एकदम, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरीके से बस सोचना है और तुम्हारे सारे आंसर्स होते चले जाएंगे। इक्वालिटी फैक्टर वाला नहीं है तुम्हारा, ये ऑसिलेशन का है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ ये करना म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन नंबर 11। इलेवन क्या कह रहा है, दो सर्कुलर कॉइल है, रेडियाई एक के साथ, एक 1 सेंटीमीटर एक कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, कोएक्सियली सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होएगा। एम आई है ना ये, प्लस फाइव इक्वल्स टू एम आई। फ्लक्स चेंज निकाल लो। तो इसमें देखो ऐसे निकालो, फ्लक्स एक की वजह से दूसरी पे, फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू 1।
ये वाला तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार घर से ट्राई करेंगे, लेंथी है, नहीं होता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या हो गया? ये एलसीआर सर्किट का है, ये जो तुम्हारा भी है वो आई नहीं है। ये भी एलसीआर सर्किट का है, ये भी आरसी सर्किट का है, इसी जनरेटर का है, ये भी नहीं है, कंडक्टिंग मटेरियल। हाँ, 20वां क्वेश्चन करो, 20वां करो, क्वेश्चन नंबर 20। ये है तुम्हारे सिलेबस का। जल्दी कर दो, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। देखो इसमें श्रिंक हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो बस तुम्हें बस ये चेंज करना है ना, रेडियस, पहले वाला ही क्वेश्चन है जैसा हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर मैच कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। 10 मिलीवोल्ट आएगा तो देखना। सेम ही है ना, बट डीए/डीटी करोगे 10 फिर आ रहा है। हाँ 10 आ रहा है, ठीक। तभी 23वां करो, क्वेश्चन नंबर 23। क्या निकालना है? अंडर करंट, तो करंट निकालना है। बस हम सब कर रहे हो, क्वेश्चन करो। करो क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुमने अभी तक मैंने जो समझाया है, अगर वो पढ़ा होगा ना कॉन्सेप्ट, तो ये कर दोगे, चुटकियों में कर दोगे।
मैं बताती हूँ कौन बताएगा इस क्वेश्चन को। इसको बताएगा, भाग जाओगे जैसे पूछने की बात करोगे। लावण्य बताएगी। लावण्य बताओ इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। करंट निकालना है। करंट कैसे निकालते हैं? V बाय आर। V गिवन है, आर इक्विवेलेंट देखो कितना होएगा। मैम 3 एम्पियर आ रहा है। अच्छा 12 कितना हो गया? 4। 12/4 कितना हो गया? 3। ठीक है, 3 एम्पियर है ना। वेल डन। इसमें इंडक्टर तुमने रिमूव कर देने हैं क्योंकि क्या बोला है, आफ्टर यस द मैम। स्विच हैज बीन लॉन्ग टाइम। तो इंडक्टर उड़ा दो तो रेजिस्टेंस वही तुम्हारा नॉर्मली जैसे करते आ रहे हैं वैसे हो जाएगा। तो 12 ओम है, पैरेलल में है, तो 12/3 आर इक्विवेलेंट 4 और फिर आई कितना हो जाएगा? V बाय आर, वो आ जाएगा तुम्हारा 4 एम्पियर। वेल डन। इक्वालिटी फैक्टर ये नहीं है तुम्हारे काम में। देखो इसमें सॉल्यूशंस भी हैं, अगर तुम्हें कहीं क्वेश्चन ऐसा रह जाए कि नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन चेक हियर। और कांस्टेंट करंट हो गया, कर लोगे आराम से। एसी वाला भी हो जाएगा तो अगली वाली क्लास में। मैक्सवेल है ही नहीं अभी, ये एलसीआर अगली क्लास में कितना पढ़ोगे। हाँ चलो ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 8। गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर की कॉइल बढ़ा दी तो देन द करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी क्या? करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? करंट तो जितना कितने छोटे अमाउंट में तुम्हारा गैल्वेनोमीटर जो है रिफ्लेक्शन देगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से करंट बढ़ जाएगा, है ना। टर्न्स बढ़ाने से सर्किट में जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो करंट सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा देखो जरा। मैम डबल हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है करंट सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड कह रहा है कि इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर by only increasing in the number of the coil will also increase its voltage sensitivity in the sensitivity
ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो मतलब ये कह रहा है कि आपने गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी को सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से बढ़ाया है। तो इसमें पूछा है कि आप वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी सेम रेशो में। तो देखो सेकंड का आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो, है ना, कि रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस के बढ़ने से जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो क्या रह जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी आपकी, सिर्फ और सिर्फ करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए। सेकंड स्टेटमेंट दोबारा एक्सप्लेन कर दो एक बार। देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि करंट किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में तुमने करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाया है, और करंट सेंसिटिविटी बढ़ने का रीजन है सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के। देखो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती है, एक वायर ही तो है, कॉपर की कॉइल तुमने उसमें रैप कर दी, तो कॉपर की कॉइल के पास खुद का रेजिस्टेंस भी होगा, है ना। Yes. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, बाय सेम अमाउंट सेम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही बढ़ेगी रेजिस्टेंस उसको कम कर देगा वोल्टेज सेंसिटिविटी को। तो उसका रेशो का क्या रह जाएगा, पहले जितना ही रह जाएगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा ड्यू टू रेजिस्टेंस। ओके ठीक है, तो ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी। मैक्सिमम पावर इसका द्वारा आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है। सर्टेन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, सर्टेन गैल्वेनोमीटर्स हैव ए फिक्स्ड कोर मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, द फंक्शन ऑफ दिस मेटेलिक मटेरियल इज। कुछ गैल्वेनोमीटर में एक आयरन कोर का यूज करते हैं, सॉरी आयरन कोर नहीं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल जो कि नॉन मैग्नेटिक हो। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करने का क्या फायदा है, पर है मेटेलिक। देखो इसमें लिख रहा है टू प्रोड्यूस लार्ज, मैंने तुम्हें याद होगा तो तुम्हें मैंने सबके बताए थे रीजन कि कौन सी चीज उसको वापस लेके आती है। तो हम जो स्प्रिंग का यूज करते हैं वो उसको वापस लेके घुमाने का काम करती है, यानी टॉर्क का। जैसे ही टॉर्क आएगी वो उसमें क्या प्रोड्यूस कर लेगी, स्प्रिंग अपने पास एक रिस्टोरिंग फोर्स, तो वो तो उसका काम करेगी। लार्ज रिफ्लेक्टिंग फॉर, और इसमें क्या कह रहा है, टू मेक द मैग्नेटिक मटेरियल रेडियल। हाँ, टू ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट क्विकली, इसका कोई काम नहीं है। टू ऑसिलेट द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये शायद मैंने तुम्हें ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ाया है, तो ये पॉइंट यहीं पे क्लियर कर देते हैं। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एडी करंट, तो अब इसको छोड़ दो। हाँ ये बताना, 13 बताओ चलो। द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मूविंग द कॉइल विद यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ट्रू है या फॉल्स, चलो ट्रू फॉल्स खेलते हैं। ऑप्शन ए, ट्रू या फॉल्स, यूनिफॉर्म स्पीड में रख रहे हो और उसको क्या करा रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करा रहे हो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को। ट्रू। ट्रू, अभी हमने देखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ मोशन वाली, तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। बी बताओ।
चलो बी को छोड़ो, सी पे आओ। रोटेशन ऑफ द कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने तुम्हें बताया था कि रोटेशन की वजह से भी होती है, पर वो टॉपिक तुम्हारा पढ़ना रह रहा है ना, तो रोटेशन की वजह से भी होगी। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, मैं बता देती हूँ। डी देखो, चेंजिंग द एरिया, तो एरिया के चेंज से होगी, बिल्कुल होगी, पढ़ा है तुमने। बी देखो जरा, बी क्या कह रहा है, मूविंग द कॉइल विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम क्या कर रहे हो, उस कॉइल को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से घुमा रहे हो, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? अगर नहीं होगा तो इसका रीजन सोचो क्यों नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो ए भी नहीं होना चाहिए। हम्म, शायद ऑप्शन अलग है, हाँ, ए भी नहीं होना चाहिए, ए एंड सी होंगे। द करेक्ट आंसर, देखो ये ऑप्शन है तुम्हारे, तो दोबारा रिविजिट करते हैं, मतलब मल्टीपल मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन करेक्ट आंसर तो बिल्कुल हमारा डी तो बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए, रोटेशन ऑफ द कॉइल से भी होनी चाहिए, ये फॉल्स हमने लिखा था। अब एक ये है मूविंग द कॉइल। देखो हमने जो पढ़ा था कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये था, यूनिफॉर्म में हमने एक वायर रखी थी या कंडक्टर रखा था, जब उसको वी वेलोसिटी से मूव करा रहे थे, तब उस केस में हमारे पास था कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ए और बी केस में देखो क्या है, हमारे पास कॉइल है, अब एक कॉइल रखी हुई है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। देखो अब एक बार फ्लक्स की तरफ आओ, फ्लक्स की तरफ आओ। अब बी और ए देखो, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कॉइल के केस में, ना तो इसका एरिया लिंक जो कर रहा है इस ईएमएफ के साथ, ना वो चेंज हो रहा है। तो इस केस में तुम्हारा जो आंसर रहेगा कि नहीं, हमारे पास ये जो हमारा फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा, चाहे स्पीड कैसी भी हो, है ना, स्पीड से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, स्पीड यूनिफॉर्म है या नहीं, फ्लक्स का लेना देना है बी और ए से। अब बात आई कि मैम फिर ये वाला जो है इसमें एरिया कैसे चेंज हो रहा है, इसमें देखो एरिया, जो मैंने क्या बोला था, एरिया हमें वो वाला लेना है जो फ्लक्स के साथ लिंक हो। अब मान लो पहले ये तुम्हारी कॉइल यहाँ थी, यहाँ थी, अब यहाँ से ये कुछ समय बाद इतना डिस्टेंस कवर कर गई डी, तो क्या एरिया चेंज नहीं हुआ फ्लक्स के साथ जो लिंक था इस वाली कॉइल में, इसमें लीनियर कंडक्टर में। तो लीनियर कंडक्टर में तुम्हारे साथ क्या होगा, एरिया जो लिंक करेगा फ्लक्स के साथ वो चेंज होगा, और बट जो ये सर्कुलर वाला है इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें तुम इसको यहाँ उठा के बी ले जाओगे तो दिस विल नॉट गोइंग टू चेंज। तो ऑप्शन ए एंड बी फॉल्स, क्योंकि ये देखो हमने पढ़े भी नहीं है, तो कॉमन सेंस भी लगाते तो इनको हम फोर्स कर देते। तो ऑप्शन जिसमें तुम्हारे दोनों सी और डी आ रहे हो वो करेक्ट है, यस, इनमें हमारे में फील्ड प्रोड्यूस होगी रोटेशन और एरिया की वजह से। ए देखो, इसमें ए से ए कट गया और तुम्हारा बी की वजह से एलिमिनेशन लगा दो, बी भी कट गया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। कल की क्लास में एलआर सर्किट पढ़ेंगे, एलआर सर्किट रह गया है और एक रोटेशन की वजह से रह गई है, तो वो भी पढ़ेंगे। तो सी यू
in the next class everyone. Bye bye, good night.